नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन की अपनी शिक्षण विधियों के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाठ्यपुस्तक विधि और इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याख्यान विधि, जिसे हम भाषण विधि भी कहते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इनके दोष क्या हैं, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आती है अपनी पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक, आप नाम पे ही आपको समझ में आ रहा है कि पाठ्यपुस्तक पे जो आधारित होती है उस विधि को क्या कहा जाता है, पाठ्यपुस्तक विधि कहा जाता है। फिर इसमें पाठ्य पुस्तक विधि जो बनाते हैं उसकी उपयोगिता क्या होती है, उसके लाभ क्या होते हैं। क्योंकि ये देखो, पाठ्य पुस्तक अगर विधि आप अपनाते हो तो आप क्या करते हो, उस लेसन को लेते हो, उस लेसन को लेके फिर उसके क्वेश्चन आंसर करवाते हो। तो उसमें कुछ भी आपने नया नहीं किया, जो पाठ्य पुस्तक में दे रखा था वही आपने किया है। तो इस विधि के देखो लाभ क्या क्या हैं। ये क्या होती है, पाठ्य पुस्तक पे आधारित होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात। और इसके जो निर्देश होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं, पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही आपको निर्देश मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट इसकी उपयोगिता होती है कि पाठ्य सामग्री सुनियोजित एवं सुगठित होती है। तो पाठ्य सामग्री इसमें क्या होती है, सुनियोजित होती है एवं सुगठित होती है इसमें, ये इसके लाभ है। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार इसमें पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है। जब पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि जैसे सेकंड क्लास की अलग होती हैं, थर्ड की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की, सेवन्थ की, उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट में पद के अनुसार क्या चलते हैं, आपके लेसन चलते हैं। फर्स्ट लेसन में आपको क्या मिलेगा, सेकंड लेसन में, थर्ड लेसन में। तो लेसन भी ऐसे क्या रहते हैं, फिक्स किए हुए रहते हैं। तो इसमें विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार ही क्या बनाई जाती है, पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है। तो विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार ये बनाई जाती है। अध्यापक में अध्यापक जो शिक्षण करवाता है, जब आप अध्यापक बनोगे तो आपने शिक्षण करवाओगे तो आपके लिए ये पाठ्य पुस्तक क्या रहेगी, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। अन्य विधियों को ये आधार प्रदान करती है। जब आपके पास में बुक होगी, पाठ्य पुस्तक विधि कौन सी होती है, जो पाठ्य पुस्तक पे आधारित होती है। तो आपके पास में अगर बुक होगी तो आप इससे क्या बना सकते हो, और विधियां बना के आप सरल तरीके से बना सकते हो। तो आधार है ये, अन्य विधियों की क्या होती है, आधार है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि कौन सी विधि अन्य विधियों की आधार होती है या फिर आधार स्तंभ होती है। तो पाठ्य पुस्तक विधि, सबसे पहले आपको पास में बुक होनी चाहिए। बुक ही आपकी क्या होती है, सहायक होती है, और ये क्या होती है, अन्य विधियों को बनाने का आधार होती है। और इसमें नेक्स्ट इसके लाभ होता है कि विभिन्न शिक्षण स्तरों पर एक रूपता इसमें आती है। जो विभिन्न, मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे कि 8th क्लास में है, 7th क्लास में है, तो ये क्या होते हैं, स्तर होते हैं। इन सब में क्या आती है, एक रूपता आती है। अध्ययन कौशल में सुधार होता है। शिक्षक जब अध्ययन करवाता है तो शिक्षक पाठ्य पुस्तक से अगर अध्ययन करवाएगा तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा कुछ बताएगा नहीं, वो पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही चलेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा व्याख्यान नहीं किया जाता है, पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही पढ़ाया जाता है। तो अध्ययन कौशलतापूर्ण इसमें होता है। तो अध्ययन कौशल होगा शिक्षक का, ये शिक्षक के लिए उपयोगिता है। दोबारा देखो, पाठ्य पुस्तक विधि की उपयोगिता या लाभ, इसमें आपको याद रखना है कि ये अन्य विधियों का क्या होते हैं, आधार होती है पाठ्य पुस्तक विधि। इसमें ये सुनियोजित होती है क्योंकि ये पाठ पे आधारित होती है, और सुगठित होती है। सुनियोजित होगी, सुगठित होगी, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार इसको बनाया जाता है। और अध्यापक के लिए मार्गदर्शक का काम करती है, अध्यापक के कौशल को बढ़ाती है। और विभिन्न शिक्षण स्तरों पर इसमें क्या पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है। याद हो गए आपके उपयोगिता और लाभ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ, एक बात और है इसमें उपयोगिता और लाभ में, पाठ्य सामग्री को संतुलित रूप प्रदान करती है ये पाठ्य पुस्तक विधि। यह क्या करेगी, पाठ्य सामग्री को संतुलित रूप प्रदान करेगी। इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना है कि अन्य विधियों का आधार कौन सी विधि होती है, पाठ्य पुस्तक विधि होती है। अब देखो, पाठ्य पुस्तक विधि के गुण देख लिए हमने, यानी लाभ देखिए, उपयोगिता देखिए। अब हम इसकी सीमाएं और दोष देखते हैं, क्या क्या सीमाएं और दोष होते हैं इसमें। जब आप पाठ्य पुस्तक पे बनाओगे, आधारित बनाओगे, तो इसमें बच्चे में क्या होती है, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि आपने पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन आंसर करवा दिए, तो इससे क्या होगी, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। अशुद्धियों की संभावनाएं इसमें होंगी। अशुद्धियों की संभावनाएं कैसे होंगी, क्योंकि आपने कुछ तर्क तो किया ही नहीं न, बच्चों से किया, किसी से तर्क नहीं किया आपने। जो बुक में छपा हुआ, अगर गलत त्रुटियाँ आ जाती हैं तो गलत आप बच्चों को पढ़ाओगे, तो अशुद्धियों की संभावनाएं इसमें होती हैं। व्यापक दृष्टिकोण के विकास में सहायक नहीं है। व्यापक दृष्टिकोण क्या होता है, आप एक लेसन को पढ़ो, उस लेसन के अंतर्गत आप अलग चीज़ें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते हैं, तो वो इसमें नहीं रहता।
तो ये व्यापक दृष्टिकोण के विकास में सहायक नहीं होता। एज इट इज़ लिखा हुआ है, एज इट इज़ उसको पढ़ाया और एज इट इज़ क्वेश्चन आंसर करवाए, तो व्यापक दृष्टिकोण बच्चे में पैदा नहीं किया आपने, तो ये व्यापक दृष्टिकोण के विकास में सहायक नहीं है। प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट जो हम प्रत्यय बताते हैं स्पष्ट नहीं बनता है। स्पष्ट कैसे नहीं बनता है कि आपने जैसे कि साइंस पढ़ा रहे हो आप, चलो आप SST पढ़ा रहे हो, SST में आपने अगर आप लिखते हो अकबर, तो आपको अकबर आपने सबने मूवी देख रखी होगी, अकबर का आपको कॉन्सेप्ट बनता है कि हाँ ये अकबर है। और साइंस में अगर आप रखते हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको क्या पता लग गया, गैस है ये। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता लगा, आपका फ्रेंड है उसका नाम बताया, तो नाम बताते ही आपको क्या आ गया, वो ध्यान में आ गई उनकी शक्ल। तो इसी प्रकार जैसे शाहरुख खान मैंने नाम लिया, शाहरुख खान को सभी जानते हैं, तो शाहरुख खान का आपका कॉन्सेप्ट बन गया, यानी प्रत्येक क्लियर है आपकी। यानी इसमें क्या होगा कि प्रत्येक स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, पहले आपने चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर पढ़ा के क्वेश्चन आंसर कर दिए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया ही नहीं, तो कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं बनता है इसमें। अध्यापक बाधित यानी पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है, ये अध्यापक को बाधित बाधित क्या होता है, एक जगह पे बांध देता है। अगर आपके पास में ज्ञान है लेकिन आप पाठ्य पुस्तक विधि अपना रहे हो, तो आप बच्चों को क्या दोगे, उतना ही दोगे जितना उनको चाहिए, तो वो आपको क्या कर देता है, बांध देता है। तो अध्यापक बाधित होता है पाठ्य पुस्तक विधि। विद्यार्थी की सक्रियता का अभाव रहता है, इसमें विद्यार्थी का कोई सक्रियता से भाग नहीं रहता है, क्योंकि ये क्या होती है, बाल केंद्रीय अथवा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत काम करती है। इसमें शिक्षक जो चैप्टर है वो पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, बच्चों को इसमें रटना पड़ता है। तो ये क्या होते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि के क्या होते हैं, दोष होते हैं। दोबारा देखो आप, इसकी उपयोगिता आप समझ में आ गई। इसमें ध्यान क्या रखना है, अन्य विधियों का आधार स्तंभ होती है, सुनियोजित और सुगठित होती है, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। इसमें अध्यापक शिक्षण के लिए मार्गदर्शक का काम करती है, पाठ्य पुस्तक पे आधारित होती है, और इसी के निर्देश भी किससे मिलते हैं, पाठ्य पुस्तक से ही निर्देश मिलते हैं। विभिन्न शिक्षण स्तरों पर एकरूपता होती है। अध्यापन कौशल में ये विकासकारी होती है शिक्षक के। पाठ्य पुस्तक विधि की सीमाएं अथवा दोष देखें तो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, ये अशुद्धियों की संभावनाएं रहती है इसमें, व्यापक दृष्टिकोण के विकास में सहायक नहीं होती है, प्रत्यय आपका स्पष्ट नहीं बनता है इसमें, अध्यापक बाधित करती है यानी अध्यापक को संकुचित आधार प्रदान करती है, विद्यार्थियों की सक्रियता का इसमें अभाव रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपनी आती है व्याख्यान विधि या भाषण विधि। भाषण विधि आप ऐसे समझ रहे होंगे नाम से ही, व्याख्यान विधि यानी कि आप कहानी किसी को बता रहे हो, तो भाषण द्वारा शिक्षण प्रदान करना ही क्या कहलाती है, व्याख्यान विधि या भाषण विधि। या तो व्याख्या के द्वारा, व्याख्या और भाषण एक ही बात होती है, तो व्याख्यान विधि या भाषण विधि के द्वारा आप क्या करते हो, शिक्षण प्रदान करते हो, तो वो क्या कहलाती है, व्याख्यान विधि कहलाती है। इसमें जो भाषण शब्द है वो संस्कृत भाषा के भास धातु से बना हुआ है, और इसका क्या अर्थ होता है, बोलना या कहना। तो भास धातु, भास के नीचे अलंकार लगा हुआ है, तो भास धातु से बना हुआ है बोलना या कहना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाषण शब्द है वो कौन सी भाषा से बन लिया गया है, तो संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अब इसका प्रयोग क्या होता है, तो विधि का प्रयोग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा में उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ही आया हुआ क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसका सर्वाधिक उपयोग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा में काम में ली जाती है। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा में सर्वाधिक व्याख्यान विधि और भाषण विधि का काम में ली जाती है, यानी प्रयोग किया जाता है। इसके उपयोग एवं लाभ क्या होते हैं, छात्रों को प्रेरित करती है। अगर आप किसी को मोटिवेशनल अगर स्पीच देते हो, तो छात्र क्या होंगे, प्रेरित होंगे पढ़ने के लिए, तो छात्रों को प्रेरित करती है। शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच में संपर्क स्थापित करती है। अगर आपको टीचर कोई व्याख्या के माध्यम से, भाषण के माध्यम से बनाता है, तो आप में क्या होती है, कन्वर्सेशन होती है, तो आपके विद्यार्थियों को क्या लगता है, वो टीचर समझ में आते हैं उनको अच्छी तरह से। तो शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य संपर्क स्थापित करता है, विद्यार्थियों में श्रवण कौशल का विकास करता है। श्रवण कौशल का विकास कैसे करेगा, अगर आप भाषण देते हो किसी को, तो कम से कम आपको 15 मिनट चाहिए, तो अब 15 मिनट एक जगह पे अगर बच्चा बैठा रहेगा, तो उसका क्या होगा, जाहिर सी बात है, श्रवण कौशल का क्या होगा, विकास होगा। तो विद्यार्थियों में श्रवण कौशल का ये विकास करता है। स्पष्टीकरण का महत्वपूर्ण साधन, स्पष्टीकरण का महत्वपूर्ण साधन कैसे होता है कि अगर आप किसी एक चीज़, एक वाक्य लिया, उस वाक्य की आपने अगर व्याख्या कर दी,
तो वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, स्पष्ट हो गया, बच्चे को समझ में आ गया। तो स्पष्टीकरण का महत्वपूर्ण साधन कौन सी विधि होती है? व्याख्यान विधि या भाषण विधि। इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखना कि स्पष्टीकरण का महत्वपूर्ण साधन कौन सी विधि होती है? तो व्याख्यान विधि या फिर भाषण विधि। समय और शक्ति में बचत होती है। समय और शक्ति में, ये शिक्षक की समय और शक्ति में बचत होती है। देखो कैसे होती है, शिक्षक को अल्प श्रम करना पड़ता है। एक तो आपको लिख के बोर्ड पे पढ़ाते जाओ, लिखते जाओ, तो उसमें क्या होता है, मेहनत लगती है, शक्ति लगती है। तो इसमें क्या करोगे आप, टॉपिक का नाम लिखा, उसके बारे में व्याख्या दे दी, तो वो क्या हो गया, आपको कम समय लगा, तो समय भी कम लगा और आपकी शक्ति भी कम लगी। अन्य विधियों में के क्रियान्वयन में सहायक है। तो क्रियान्वयन में सहायक कौन सी होती है? व्याख्या विधि। यानी आप बना सकते हो अन्य विधि, क्रियान्वित कर सकते हो इस विधि के माध्यम से। आधार कौन सी होती है? पाठ्य पुस्तक विधि। क्रियान्वयन में सहायक कौन सी होती है? व्याख्यान विधि। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होती है ये। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी कौन सी है? व्याख्यान विधि होती है। ये बच्चे को अनुशासन में रहना सिखाती है, अपने आप ही सिखाएगी, क्योंकि ये एक जगह पे बैठे रहना सीख लेगा, श्रवण कौशल विकसित हो जाएगा, तो बच्चे में क्या आ जाता है? अनुशासन हो जाता है। तो अनुशासन में रहना सिखाता है। अर्थ ग्रहण करना, यानी कि अगर आप कुछ बोल रहे हो व्याख्या के माध्यम से, तो वो क्या करेगा? उसके अर्थ को ग्रहण करेगा। तो अर्थ ग्रहण को करने का भी काम सिखाती है ये, ठीक है। अनुशासन में रहना सिखाती है, अर्थ ग्रहण करना भी सिखाती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होती है। अन्य विधियों के क्रियान्वयन में सहायक होती है, समय और शक्ति को बचाती है, स्पष्टीकरण का महत्वपूर्ण साधन होती है, विद्यार्थी में श्रवण कौशल का विकास करती है, छात्रों को प्रेरित करती है पढ़ने के लिए, शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य संपर्क स्थापित करती है। अब देखो इसकी सीमाएं एवं दोष क्या क्या होते हैं। अब देखो, अगर आप किसी को व्याख्या देते हो तो आपके बच्चे आपके सामने क्या रहेंगे? निष्क्रिय रहेंगे, क्योंकि वो तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। और आप बोल रहे हो, तो ये अमनोवैज्ञानिक और अस्वाभाविक विधि होती है, क्योंकि आप इसमें स्वयं ही बोल रहे हो। तो छात्रों को क्या बनाती है? छात्र और छात्राओं को ये निष्क्रिय बनाती है। शिक्षक केंद्रित विधि होती है, इसमें अनावश्यक बातों का समावेश होता है। देखो किस प्रकार से होगा, जैसे कि मैं मेरी बात बता रही हूँ आपको, तो अगर मैं व्याख्या के माध्यम से बताऊंगी तो मैं मेरी खुद की चीज़ भी तो उसमें जोड़ूंगी। तो अनावश्यक बातों का समावेश इसमें होता है। आत्मश्रम में हतोत्साहित होते हैं। आत्मश्रम में क्या रहेगा? हतोत्साहित कैसे रहेगा? शिक्षक अपना काम कर रहे हैं, स्टूडेंट अपने काम कर रहे हैं, तो आत्मश्रम में क्या हो गए? हतोत्साहित हो गए। सभी अध्यापक इस विधि में निपुण नहीं होते हैं। अगर आपकी व्याख्या देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, आप 5 मिनट से ज़्यादा किसी टॉपिक पे नहीं बोल सकते, तो हर किसी की बात बस की बात नहीं होती। तो ये सभी अध्यापक की इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। नीरस और शुष्क होती है। नीरस कैसे होगी? आप अकेले लगातार कंटिन्यूस 20 मिनट तक बोल रहे हो, तो ये आगे वाले जो स्टूडेंट हैं वो सक्रिय रहेंगे, पीछे वाले स्टूडेंट सक्रिय नहीं रहे, या फिर पीछे वाले रहेंगे, आगे वाले नहीं रहे, तो ये निष्क्रिय और शुष्क विधि होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो कल वाला जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा था, उसमें मैंने सामाजिक अध्ययन की व्यू रचना बताई थी। व्यू रचना का अर्थ बताया था मैंने, स्ट्रेटजी और ग्रीक भाषा के स्ट्रेटिजिया से बना है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली एक विशिष्ट कार्य पद्धति ही क्या कहलाती है? व्यू रचना कहलाती है। एनसाइक्लोपीडिया ने इसकी परिभाषा दी थी, इसकी मुख्य विशेषताएं बताई थी मैंने। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। सामान्य विधि, व्याख्यान विधि रोक के ले लेना है स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।